जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज हम फिर से आपके लिए क्लास लेकर आए हैं हिंदी का। और हिंदी जैसा कि आपका पहला जो बुक है हिंदी गोधली, उसके अंतर्गत 12 जो चैप्टर हमें पढ़ना है, जो एक गद्य खंड का है और 12 जो पढ़ना है काव्य खंड का पढ़ना है। तो हम लोग अभी जो है काव्य खंड को शुरू किए हुए हैं और काव्य खंड के अंतर्गत आपका एक चैप्टर जो है काव्य खंड के अंतर्गत हमारा जो एक पार्ट का नाम है, चैप्टर नंबर जो है आपका 7 नंबर है, जिसका नाम क्या हिरोशिमा है। क्या है? हिरोशिमा। और इस हिरोशिमा को हम लोग क्या करेंगे, आज के इस क्लास में 1 शॉट क्लास में ही क्या कर लेंगे, पूरी अच्छी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि किसी भी पार्ट को पढ़ने से पहले क्या करते हैं, हम लोग पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। तो आते हम लोग पहले लेखक परिचय को क्या कर लेते, जानते हैं। लेखक परिचय, लेखक परिचय में है जैसा कि इनके लेखक है ना, लेखक परिचय देख रहे हैं, लेखक परिचय। तो अज्ञेय जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी में कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ। अज्ञेय जी का नाम, अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911 कसेया कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ। कहाँ? उत्तर प्रदेश में जन्म हुआ। किंतु उनका मूल निवास स्थान करतारपुर, ये करतारपुर कहाँ पड़ता है? पंजाब में था। यानी इनका पूछा जाएगा कि मूल निवास, ये मूल निवास कहाँ के थे, तो ये मूल निवासी थे। कहाँ थे? तो ये थे करतारपुर, कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। उसके आगे अज्ञेय जी के माता का नाम ध्यान रखिएगा, बेअंती देवी। इनके माता के जो नाम हो गया, इनके माता के जो नाम हो गया, इनके माता का नाम, इनके माता का जो नाम होगा बेअंती देवी। इनका जन्म ध्यान रखिएगा 1911, कहाँ? कुशीनगर, किस? उत्तर प्रदेश में। उसके आगे करतारपुर, पंजाब के मूल निवासी थे। इनके पिताजी के नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। इनके पिताजी का नाम क्या हो गया? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। उसके आगे है एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, यानी ये पुराने जो थे उस सब को जो खोज करता है वही होता है पुरातत्व। तो ये हुए थे। उसके बाद में है अज्ञेय जी के प्रारंभिक शिक्षा लखनऊ। इनका जो शुरुआती जो पढ़ाई हुआ था कहाँ से हुआ था? लखनऊ से हुआ था। और गांव के बच्चों सबका ज़्यादातर जो प्रारंभिक शिक्षा होता है वो गांव में ही हो जाता है। उसके आगे हैं घर पर हुई। उन्होंने मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में, और मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से बीएससी 1929 में। देख रहे हैं, 25 में मैट्रिक, 27 में इंटर, और 2 वर्ष के ही पहले क्या था, ये बीए का किए थे बीएससी किए थे 1929 में। फोरमैन कॉलेज लाहौर से एमए किए, अंग्रेजी लाहौर से किए हुए थे। यानी फोरमैन कॉलेज 1929 में, और ये लाहौर अभी वर्तमान में कहाँ पड़ता है? तो ये लाहौर वर्तमान में आपका जो चला गया ये पाकिस्तान में है। इस तरह इनका ये लेखक परिचय हुआ। और भी है, आगे है अज्ञेय बहुभाषाविद थे। बहुभाषाविद कहने का मतलब है इन्हें कई भाषाओं का ज्ञान था, यानी एक भाषा नहीं जानते थे, ये कई भाषा जानते थे। जैसे यहाँ पर है संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था, इसलिए इनको क्या कहा गया? बहुभाषाविद। आपसे पूछा जा सकता है कि किस कवि को बहुभाषाविद कहते हैं, तो ये हो जाएंगे अज्ञेय जी। क्या हो जाएंगे? अज्ञेय जी। इन्हें अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं का ज्ञान था। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। ध्यान रखिएगा, आधुनिक, वर्तमान समय के क्या हो जाएगा? हिंदी के साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। ध्यान रखिएगा आधुनिक। क्या ध्यान रखिएगा? आधुनिक। उसके आगे है उनकी प्रमुख कृतियाँ। उनकी प्रमुख जो कृतियाँ है, उनकी प्रमुख जो रचनाएं और भी है, कौन कौन से है? तो यहाँ हो जाए भग्नदूत होता, भग्नदूत, चिंता,
इतलम हरी घास पर क्षण भर, बाबरा अहेरी आंगन के पार द्वार, कितनी नावों में कितनी बार, सदा नीरा। अब एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ये हिरोशिमा जो कविता है, ये हिरोशिमा जो कविता है वो कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से हो जाएगा, ये सदा नीरा से ही लिया गया है। हिरोशिमा कविता कहाँ से है, हिरोशिमा कविता कहाँ से ली गई है, तो ध्यान रखिएगा कहाँ से, ये हो जाएगा सदा नीरा से। उसके आगे है कहानी संग्रह, विपथ थगा, जयदौल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडिया इत्यादि। इसके आगे है उपन्यास। ध्यान रखिएगा, एक उपन्यास भी आपको ध्यान में रखना है, कम से कम इनकी कुछ कृतियाँ उपन्यास एक दो कम से कम आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि कभी कभी इससे आता है प्रश्न तो ज़्यादातर बच्चे क्या कर जाते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो आपको ज़्यादा पूरा विशेष नहीं याद करना है, एक दो शुरुआती वाला जो है उसे याद करके रखना है। उसके आगे है उपन्यास में शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, यात्रा सहित, अरे या यावार रहेगा याद, एक बूंद सहसा उछली, निबंध, त्रिशंकु। उसके आगे है आत्मपद, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती आदि। नाटक में देख लीजिए, नाटक में क्या है, उत्तर प्रियदर्शी क्या है, नाटक है। ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रियदर्शी क्या है, उत्तर प्रियदर्शी क्या हो जाएगा, नाटक है। संपादित ग्रंथ तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तौसय सप्तक, चौथा सप्तक। उसके आगे है पुष्क, ऋणी, रूपांबरा इत्यादि। सब क्या में, किस में चला जाएगा, नाटक में जाएगा। अज्ञाय जी ने अंग्रेजी में भी मौलिक रचनाएं की और अनेक ग्रंथों के अनुवाद भी किए। वे देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर रहे। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ध्यान रखिएगा एक पुरस्कार भी ध्यान रखिएगा, साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ, साहित्य अकादमी हो जाएगा, ज्ञानपीठ हो गया, सुगा, अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला, अनेक पुरस्कार प्राप्त हुए। और अंत में इनका जो मृत्यु हो गया, देहांत हो गया 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को इनका क्या हो गया, देहांत हो गया। ये हो गया आपका लेखक परिचय। क्या हो गया, लेखक परिचय हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इनके कविता को क्या करेंगे, देखते हैं। और आपको कविता शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप क्या कर लीजिए, पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर लीजिए, ताकि आपके दोस्त भी, जो भी दोस्त अगर है जो आपके 2026 में मैट्रिक परीक्षा अगर दे रहे हैं वो, तो उनका भी यह तैयारी क्या हो जाए, बहुत ही बेहतर तरीके से ये कर सके। क्योंकि आपको ये कविता इस तरह से पढ़ना है ना, एक बार आप सही से अगर पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। एक बार में ही आपके इसके जितने सारे ऑब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव है, जो भी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो अब आते हैं हम लोग कविता की ओर। कविता है, कविता यहाँ पर है। कविता एक बात समझ लीजिए, कविता के नाम ही है हिरोशिमा। कविता का क्या नाम है, हिरोशिमा, जिसके लेखक के नाम क्या है, अज्ञाय जी। इनका पूरा भी नाम है, पूरा नाम भी हम बता रहे हैं। तो पहले जानते हैं कि ये हिरोशिमा ये है कहाँ। तो हिरोशिमा जो जगह है, ये हिरोशिमा जो जगह है ये पड़ता है जापान में। कहाँ पर, जापान में पड़ता है। और ये हिरोशिमा पर के धरती पर जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था ना, द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, तो उस समय अमेरिका के द्वारा, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा, ध्यान रखिएगा ये भी ऑब्जेक्टिव है, अमेरिका के द्वारा ना इस हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को यहाँ पर एटम बम गिराया गया था। और उस एटम बम से ढेर सारे बहुत सारे लोगों को, जीव जंतु जो भी संपर्क में आया, उन सभी का बहुत सारे
चीज़ों का नुकसान हुआ था, बहुत सारे चीज़ों का नुकसान हुआ था। तो इसी के ऊपर ना अज्ञाय जी ने हिरोशिमा के ऊपर एक कविता लिखे हुए हैं। कब गिराए थे, ध्यान रखिएगा, अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 को 6 अगस्त गिराया हुआ था हिरोशिमा पर। एगो और था 9 अगस्त था, वो था नागासाकी पर। कहाँ था, नागासाकी पर। ये भी नागासाकी कहाँ पड़ता है, ये भी नागासाकी जो है ये जापान में ही पड़ता है। तो आते हैं अब कविता की ओर। ये कह रहे हैं कविता कि एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। कह रहे हैं कि एक दिन सहसा, सहसा यानी अचानक, एक दिन अचानक क्या हो गया, सूरज निकला। जैसे सूरज का निकलने का जो टाइमिंग है सुबह जो भी 5 या 6 बजे जो भी टाइमिंग है, उस दिन उस समय पे नहीं, अचानक निकल गया। और वो भी कहाँ निकलता था पहले, तो क्षितिज पे निकलता था। कहाँ निकलता था, क्षितिज पे। लेकिन ये कह रहे कि क्षितिज पे नहीं निकला, यानी एक दिन सहसा सूरज निकला। जिस दिन सब दिन के भांति जैसे सूरज निकलता था उस दिन भी सूरज निकला, लेकिन क्षितिज से नहीं, जहाँ से निकलता था वहाँ से नहीं निकला। तो देखिए कहाँ से निकला, नगर के चौक धूप बरसी, अंतरिक्ष से नहीं फटी मिट्टी से। अब जैसे जो ये सूरज में जैसे धूप होता है, इस सूरज में भी उसी तरह का धूप था, लेकिन यह सूरज क्षितिज से नहीं निकला था। यह सूरज कहाँ, क्षितिज से नहीं निकला था। कहाँ से निकल गया था ये अचानक निकल गया था नगर के चौक से। नगर के बीचों बीच चौक से क्या हो गया था, निकला। और निकला तो उस सूरज में भी धूप है, लेकिन नगर के चौक पर जो सूरज निकला उस सूरज में भी क्या है, धूप बरसी, धूप है। पर अंतरिक्ष से नहीं, ये अंतरिक्ष से नहीं, कहाँ से, फटी मिट्टी से। इसमें से जो धूप निकला, इसमें से जैसे मान लो कि यहाँ पर मान लिया जाए कि एक ये हो जाएगा लगभग, मान लीजिए ये इस तरह पूरे धूप के प्रकाश मान लीजिए, और यहाँ पर ना नगर के चौक मान लेते हैं, नगर के चौक, इसी चौक पर निकला। और चौक पर निकलने के बाद यहाँ से क्या हुआ, आग के गोले निकले। क्या निकल गए, आग के गोले निकल गए। यहाँ से आग के गोले निकल गए, आग के गोले चौक से निकल गया, चौक से, नगर के चौक से निकला। और ये धूप बरसा, इसमें भी धूप बरसा, लेकिन इसमें क्या था, बिल्कुल आग के गोले थे। क्या था, बिल्कुल क्या था, आग के गोला निकला हुआ था। यही कह रहे हैं, अज्ञेय जी कह रहे हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकल गया, लेकिन क्षितिज पे नहीं निकला। क्षितिज से नहीं निकला, जहाँ से निकल रहे थे वहाँ से नहीं निकला, नगर के चौक से। ध्यान रखिएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि हिरोशिमा कविता के अनुसार ना एक दिन सूरज कहाँ निकला, तो नगर के चौक पर निकला। इसमें भी धूप था, लेकिन यह सूरज कैसे निकला, तो मिट्टी के फाड़ते हुए निकला। मिट्टी को, फटी मिट्टी से, मिट्टी को एकदम चिथरा फाड़ते चिरते क्या हो गया, बाहर क्यों निकला। और उसमें ढेर बहुत बड़े क्या था, वह एक आग के गोला था। यह सूरज एक एटम बम था। और आते हैं आगे की ओर। अब आगे कह रहा है, ये आगे है कि छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी, वह सूरज नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। कह रहा है कि छायाए बना, छायाए मानव जन की दिशाहीन सब ओर पड़ी। अब जैसे जो क्षितिज से सूरज निकलता है, अब जैसे पूरब दिशा से अगर सूरज निकल रहा है, तो पूरब दिशा से अगर ऐसे है तो पूरब दिशा की ओर से सूरज निकल रहा है, तो आपके पीछे की ओर क्या होता है, यानी छायाएं बनता है। लेकिन ये ऐसा सूरज था, नगर के चौक पर ऐसा सूरज निकला हुआ था कि इस सूरज में ना किसी भी मनुष्य का कोई छायाएं नहीं बना, यानी छायाएं क्या हो गया, दिशाहीन हो गया, सब ओर पड़ा हुआ था। जिस तरफ, जिधर उधर इधर सब तरफ पड़ा हुआ था, वह सूरज नहीं उगा था। यह सूरज नहीं उगा था पूरब में, यह सूरज पूरब में नहीं उगा था, वह बरसा सहसा अचानक क्या हो गया था, नगर के चौक से निकल गया था और सभी को दिशाहीन करके क्या कर गया था, एकदम खत्म कर दिया था। किसी तरह के किसी को कोई दिशा नहीं बनने दिया, चाहे 4 दिशा, जमीन आसमान जो भी है, कोनर हो, 10 दिशाएं हो, कोई भी किसी तरह के
जीव जंतु हो, मनुष्य हो, पेड़ पौधे हो, किसी का भी कोई छाया नहीं बनने दिया, यानी दिशाहीन हो गया। उसके आगे है, बीचों बीच नगर के काल सूज के रथ के पहियों ज्यों अरे टूट कर बिखर गए हो दसों दिशा में। जैसे कह रहे हैं कि जैसे सूज का जो ये है उसका एक छोटा सा, मानो कि एक छोटा सा अंश टुकड़ा आकर आ गया ज़मीन पर, तो इतना सारे विकराल रूप करके क्या किया है, नुकसान पहुंचाया है। अगर वो पहियों यानी छोटा सा एक टुकड़ा आ गया है, अगर वो रियल में बहुत बड़े अगर होता तो सिर्फ हिरोशिमा ही नहीं, पूरे विश्व का, एक देश का पूरे विनाश हो सकता था। तो यही कह रहे हैं कि टूट कर बिखर गए, जो भी उसके संपर्क में आए, जहाँ पर ये गिरा था उसके आसपास के जितने भी मनुष्य हो, जीव जंतु हो, ये जानवर के साथ साथ पेड़ पौधे जो भी आया, सबके सब क्या हो गए, यहाँ पर टूट कर बिखर गए दसों दिशा में। दसों दिशा कहे तो ये एक हो जाएगा उत्तर, दक्षिण, और ये हो जाएगा पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम, और ये कोनहर भी हो जाएगा इसका 4, और एक हो जाएगा जमीन, और एक हो जाएगा आसमान। ये कह रहे 4 यानी 200 दिशा में। इस तरह आगे का लाइन जो है, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, जैसे सूरज का जो दोपहरी जो सूरज होता है कुछ क्षण के लिए ही आता है, उसी तरह यह जो सूरज निकला था ये बहुत देर के लिए नहीं आया था, कुछ क्षण थोड़ी देर के लिए, यानी थोड़ी देर के लिए आया और अपना प्रकोप दिखाकर फिर क्या हो गया, अस्त हो गया। अगर कहीं 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अगर इस तरह के अगर अपना प्रकोप दिखाते रह जाता तो क्या होता। तो ये कह रहा है कि कुछ क्षण के लिए आए और अस्त हो गए, केवल एक प्रज्वलित क्षण, सिर्फ केवल कुछ क्षण के लिए आए तो आग के गोला बन के आए। बहुत बड़ा इसमें तापमान था, बहुत ज़्यादा, जो जैसे व्यक्ति था सारे व्यक्ति को क्या कर गए थे, वो भस्म कर दिए हुए थे। यह दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी फिर, यानी जैसे मानो कि सूरज का जो दोपहर में जो तापमान होता है वह तापमान बहुत कम लोग सह पाते हैं। खेतों में जो काम करने वाले किसान होते हैं वो लोग ज़्यादातर इस धूप को सह लेते हैं। शहरी लोगों, चाहे जो ऐसे मतलब कि जैसे मानो ना कि कोई अगर एसी में या ऐसे में रहने वाले लोगों के लिए दोपहरी जो सूरज होता है वो नहीं सह सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि दोपहरी सूरज क्या है, सोख लेने वाली जैसे सूरज क्या था, कुछ क्षण के लिए आया और अपना प्रज्वलित क्षण, अपना प्रकोप दिखाकर चले गया। उसके आगे है छायाए मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो कर मानव ही सब भाप हो गए, छायाए तो अभी लिखी है। कह रहे जो मानव जो जन है, मानव जो व्यक्ति थे वो क्या हो गए, कह रहे हैं कि लंबी होकर जो जैसे था उसी तरह वो खत्म हो गए थे, उसको गिरने का या उठने का, भागने का किसी तरह के मौका नहीं मिला। जैसे जो व्यक्ति ऐसे खड़े हैं तो इसी तरह उसका शरीर क्या हो गया, बिल्कुल भस्म हो गया था। यानी नहीं मिट्टी लंबी होकर, जो खड़े हैं खड़े ही, जो जहाँ बैठे हैं बैठे ही, जो जहाँ पर जैसे थे उसी तरह उसको भस्म कर दिया गया। उसके आगे मानव सभाप बनकर, वासु बनकर क्या हो गए, वासु बन गए, और छायाएं तो अभी भी लिखी हुई है। और जो छायाएं हैं वहाँ के ज़मीन पर, वहाँ के पत्थरों पर, वहाँ के समतल जो गच होते हैं, जो सीमेंट बालू का बना होता है वहाँ पर, ये सब आज भी क्या है वहाँ पर लिखी हुई है। ये सबूत प्रमाण के रूप में आज भी हिरोशिमा के धरती पर है, लिखी है। उसके आगे है झुलसे हुए मिलिए गए यहाँ पर पत्थरों पर। ये सबूत कहाँ मिल जाएगा, अगर आप हिरोशिमा के धरती पर जाते हैं, जापान के धरती पर, तो हिरोशिमा में जब जाइएगा तो वहाँ के पत्थरों पर, सड़कों पर, गच मतलब जो सीमेंट बालू का एक समतल जो होता है उस पर ये सबूत आपको मिल जाएगा। कहाँ पर, हिरोशिमा की धरती पर। तभी तो ऐसा कहा जाता है कि आज भी इस हिरोशिमा के जो लोग वहाँ का है, आज भी इस बम का क्या है, एटम बम का प्रकोप झेल रहे हैं। कि वर्तमान समय की बात है कि वहाँ पर
जो भी ज़्यादातर जो बच्चे जन्म लेते हैं उनमें से क्या होता है, उनके पालन पोषण में, उनके जो बॉडी में किसी तरह के ज़्यादातर क्या हो जाते हैं, लंगड़े लूजे, ये सब असर आज भी देखने को मिल रहा है। किसका प्रकोप था? यही एटम बम का। आगे है, मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। यानी यह जो सूरज था, ये जो सूरज था, इसको कौन बनाया था? मनुष्य ने बनाया था। और मनुष्य ने बनाया और मनुष्य के बनाया हुआ किसे सोख गया? मनुष्य को ही क्या कर गया? भाप बनकर, ध्यान रखिएगा, भाप बनाकर क्या कर गया? सोख गया। तो मनुष्य जीता कहाँ? अपना ही बनाया हुआ हथियार से मनुष्य अपने ही को क्या कर रहे हैं? मार दिए, तो जीत कैसे गए? तो ये कह रहे हैं मानव का रचा हुआ सूरज ना मानव को ही क्या कर गए? भाप बनाकर सोख गए। पत्थरों पर लिखी हुई यह जली हुई छाया मानव की क्या है? साखी है। साखी कहे तो सबूत है, सबूत कहे यानी गवाही है, गवाही है। आज भी यह जो मानव का जो पत्थरों पर वहाँ के सड़कों पर जो मनुष्य जैसे जल गए हुए थे, ये सारे सबूत आज भी वर्तमान में भी कहाँ पर है? हिरोशिमा की धरती पर है। यानी हिरोशिमा की धरती कहाँ पड़ेगा? तो ये हो जाएगा जापान में हो जाएगा। इस तरह ये आपका कविता हो गया। इस तरह आपके क्या हो गए? कविता हो गया। आपको कविता आशा करते हैं कि बहुत ही आपको बच्चों क्या हो गया होगा? समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इसके क्या करते हैं? प्रश्नों की ओर। और प्रश्न को भी एक एक प्रश्न को भी क्या कर लेते हैं? हम लोग हल कर लेते हैं। आप अच्छे से देखते रहिए क्लास को, आपको बिल्कुल कहीं किसी तरह की दिक्कत नहीं होगा। अगर दिक्कत होता है तो आप क्या कीजिए, एक बार कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पर किसी तरह की हमें दिक्कत है, तो उसको हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे कि अगले जब वीडियो लेकर आएंगे तो आपको उसमें हम क्या करेंगे? बहुत ही और भी सुधार करके और अच्छे से बताने की प्रयास करेंगे। तो आगे है ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। ऑब्जेक्टिव की ओर आते हैं। ऑब्जेक्टिव की ओर जैसा कि हम बताए हैं कि अज्ञेय जी का पूरा नाम, तो पूरा नाम मिल गया। पूरा नाम क्या है? अज्ञेय जी का जो पूरा नाम था आपको बता दें, ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ये ध्यान रखिएगा, ये आपका जो पेपर इस वर्ष जो 2025 में था, ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो आपको भी ध्यान में रखना है कि अज्ञेय जी का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर क्वेश्चन है अज्ञेय का पूरा नाम क्या है, तो ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। आपको ध्यान रखना है पूरा नाम, क्योंकि पूरा नाम भी इनका बराबर परीक्षा में क्या है? आते रहता है। तो आपको पूरा नाम ध्यान में रखना। अगर पूरा नाम याद नहीं भी रहे तो जरूर ध्यान रखिएगा, सच्चिदानंद हीरानंद। अपने मन में ऐसे रखे रहिएगा कि आपको जब परीक्षा में आवे तो ये छूटे नहीं। तो इस तरह आपका पहले नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, पहले नंबर जो ऑब्जेक्टिव है, जिसका सही जवाब क्या हो गया? जिसका सही जवाब जो हो जाएगा बी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। दूसरे नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी का जन्म कहाँ हुआ? तो जन्म हम बताएं इंट्रोडक्शन में कहाँ हुआ? कुशीनगर उत्तर प्रदेश। पहला ही ऑप्शन क्या है? सही हो जाएगा। बाकी आप इस ऑप्शन के साथ क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगले नंबर जो प्रश्न है, अज्ञेय जी का मूल निवास कहाँ था? यानी ये कहाँ के मूल निवासी थे? तो बताए हैं मूल निवासी कहाँ के थे? पंजाब बताया गया था। पंजाब में भी जगह के नाम दिया गया था। कहाँ के थे? राजापुर गलत हो जाएगा, प्रतापपुर गलत हो जाएगा, मिर्ज़ापुर गलत हो जाएगा। तो अब जाइएगा किसके साथ? ए के साथ जाइएगा। इनके माता जी के नाम पूछ रहे हैं। माता जी का नाम क्या है? दमयंती देवी गलत, धनवंती देवी गलत, कांति देवी गलत। तो आप जाइएगा किसके साथ? बी के साथ जाइएगा। अगले नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी के पिताजी का नाम क्या हो जाएगा? बताइए। आपको इंट्रोडक्शन में ही बताए हैं सब। अगर जान रहे हो, अगर आपको समझ में आ गया कि इनका नाम ये है, तो फटाक से आंसर दीजिए आप। ये पहला क्या हो जाएगा? कृत्यानंद शास्त्री गलत हो जाएगा, वात्स्यायन शास्त्री गलत, सच्चिदानंद शास्त्री गलत, डॉक्टर हीरानंद शास्त्री क्या हो जाएंगे? डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। अगले नंबर प्रश्न है, अज्ञेय जी का प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुआ? प्रारंभिक शिक्षा कुशीनगर में जन्म हुआ, तो लखनऊ में इनका प्रारंभिक शिक्षा हुआ। तो प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हो जाएगा? लखनऊ हो जाएगा। बहुभाषाविद, बहुभाषाविद किसे कहा गया था? बहुभाषाविद का मतलब बताएं जो एक से अधिक भाषाओं का ज्ञान रखते थे। हिंदी भी थे, संस्कृत भी थे, ये तमिल भी जानते थे, और भी ये इनको भाषा का ज्ञान था। तो अज्ञेय जी हो जाएंगे इसमें।
क्या हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। चिंता, चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? ध्यान रखिएगा, चिंता अज्ञेय की किस प्रकार की रचना है? ये कहानी है, ये बोले काव्य है, कहानी है, निबंध है, नाटक है? बताइए क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए क्या हो जाएगा। अगर नहीं मालूम है तो आप एक बार इंट्रोडक्शन में जाओ, देखो इंट्रोडक्शन में क्या है, तो आप जाने के बाद कहिए कि सर किस में जाइए, काव्य के साथ जाइए। अगला है हरी घास पर क्षण भर के रचनाकार है। हरी घास पर इंट्रोडक्शन में जो इनकी प्रमुख रचना पढ़े हैं तो वहाँ पर मिला हुआ था, किनका हो जाएगा? अज्ञेय जी के हो जाएगा। अज्ञेय जी सूत्रपात किए किसका? तो मानवतावाद का, अतिवाद का, समाजवाद का। तो आप कहिएगा कि चले जाइए किसके साथ? प्रयोगवाद के साथ। किसके साथ? प्रयोगवाद के साथ। अगले नंबर प्रश्न जो हो जाएगा, अगले नंबर प्रश्न मेरा है, अगले नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, हिरोशिमा की रचनाकार। तो बहुत आसान है, कौन हो जाएगा बताइए? पहला नंबर गलत हो जाएगा, ये भी गलत, तो आप जाइएगा किसके साथ? बी के साथ चले जाइएगा। अगले नंबर प्रश्न है, कवि अज्ञेय ने सूरज किससे कहा है? तो सूरज किससे कहा है बताओ? तो जो नगर के बीचों बीच चौक पर जो निकला हुआ था सूरज था, क्या वो कौन सा सूरज था? कौन सा सूरज था बताओ तो ऑप्शन से। सूरज को ही सूरज कहा गया, या बिजली, या परमाणु बम को, या इनमें? तो बताइए, ये गलत, ये गलत, ये गलत, तो कहिएगा परमाणु बम को ही क्या कहा गया है? सूरज कहा गया है। क्या कहा? सूरज कहा गया। और ये सूरज ऐसा था कि अपने आसपास के क्षेत्रों को ना सभी को क्या कर दिया था? एकदम आग में एकदम भस्म कर दिया हुआ था। इस तरह आप एक बात ध्यान रखिएगा कि जीवन में और जीवन के अंतिम समय में जो आग लगाते हैं ना, वो कौन होते हैं? वो अपने ही होते हैं। उसके आगे है, हिरोशिमा पाठ में वर्णित सूरज कहाँ निकला? तो ये सूरज कहाँ निकला था? अंतरिक्ष से? नहीं, गलत। जल से? गलत। बादल से? गलत। मिट्टी को एकदम फाड़ते हुए क्या हुआ था? एक बहुत सारे आग के गोला निकला हुआ था, तो ये कहिएगा फटी हुई मिट्टी से निकला हुआ था। अगले नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, कवि अज्ञेय जी का माना हुआ सूरज किस दिशा में निकलता है? तो पूरब में? गलत। दक्षिण में? गलत। आकाश में? गलत। किस दिशा में? तो नगर के बीचों बीच से निकला। किससे? नगर के बीचों बीच से निकला। हिरोशिमा कहाँ है? तो बताएं हिरोशिमा कहाँ है? तो हिरोशिमा आप कहिएगा कि कहाँ है, बता दीजिए आप। कि अमेरिका में है, यूरोप में है, भारत में है, जापान में है? तो कहिएगा कहाँ है? जापान में है। कहाँ है? जापान में है। और कौन देश बम गिराया था? तो आप कहिएगा किसके साथ? अमेरिका के द्वारा। अमेरिका गिराया हुआ था। अमेरिका गिरा था कब? 6 अगस्त 1945 ईस्वी को। 1945 ईस्वी को गिराया हुआ था। उसके आगे है अगले नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, प्रश्न नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए, हिरोशिमा अज्ञेय जी के किस कविता संग्रह से लिया गया? ये भी हम बताए हैं। कहाँ से? तो बताइए। सादा नीरा से, कितनी नावों में कितनी बार से, आंगन की पार द्वार से, और घोड़ा छोड़ा हुआ रास्ता से। तो आप कहिएगा कि सर आप जाइए किसके साथ? ए के साथ जाइए। सादा नीरा से क्या है? ये कविता लिया गया है। अगले नंबर प्रश्न जो है, साखी का अर्थ बताए हैं। सबूत, सबूत कहिए या गवाही कहिए, क्या कह सकते हैं? गवाही। तो गवाही देख लीजिए ऑप्शन पर कौन सा? मित्र गलत है, बंधु गलत है, ये भी गलत है, गलत। तो आप जाइएगा गवाही के साथ, नहीं तो सबूत या कोई प्रमाण भी कह सकता है। ध्यान रखिएगा। अगला जो प्रश्न हो जाएगा, अज्ञेय जी का जन्म किस प्रदेश में हुआ? बताइए। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो आप जाइएगा किसके साथ? बी के साथ। कौन सी कृति अज्ञेय जी की नहीं है? नहीं है। बाबरा अहेरी ये था। आंगन में, आंगन के पार द्वार ये भी था। एक बूंद सहसा उछली ये भी था, देख लीजिए जाकर, ये नहीं था। तो आप जाइएगा किसके साथ? आप चले जाइएगा डी के साथ। किसके साथ जाइएगा? आप जाइएगा डी के साथ। तो डी नंबर ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। डी नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा ये सही हो जाएगा। अगले नंबर मेरा प्रश्न जो हो जाएगा, उत्तर प्रियदर्शी बताए हैं। उत्तर प्रियदर्शी के जगह हम अंडरलाइन भी ऐसे किए हुए थे। बताइए। ये नाटक है, उपन्यास है,
प्रबंध काव्य है, कहानी है, तो आप कहिएगा कि क्या है, ये नाटक है। अगले नंबर प्रश्न, हिरोशिमा किस देश में है, तो बताइएगा किसके साथ, जापान के साथ हो जाएगा। हिरोशिमा शीर्षक कविता में सूरज का प्रतीक क्या है, खगोलीय पिंड है, खगोलीय पिंड है, प्रशंसित व्यक्ति है, प्रचंड क्रोध है, तो ये अणुबम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अणुबम हो जाएगा। तो चले जाइएगा डी के साथ जाइएगा। अगले नंबर प्रश्न, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, इनमें कौन सा अलंकार है, तो आप कहिएगा किसके साथ, ये व्याकरण के क्वेश्चन हो जाएगा। विरोधाभास एवं विभावना, इसको हम क्या करेंगे, जब व्याकरण शुरू करेंगे तो उस जगह इसको स्पष्ट कर देंगे। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। हिरोशिमा शीर्षक कविता में वर्णित सूरज कहाँ निकला था, कहाँ निकला, बताइए कहाँ निकला। पूर्वी क्षितिज पर गलत, पूर्वी दिशा में गलत, ये कहिएगा नगर के चौक पर निकला। अगले नंबर प्रश्न, अज्ञेय के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहासों में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है, तो आप कहिएगा कौन सा, प्रयोगवाद हो जाएगा। किसके साथ हो जाएगा, प्रयोगवाद के साथ जाइएगा। अगला नंबर प्रश्न, कौन सी कृति अज्ञेय जी की है, तो बताइए। निशीथ, सुबह का तारा, गुंजन, ये सब तो नाम मिला ही नहीं था, तो हमको मिला था अरे यायावर, याद रहेगा, ये सही आंसर हो जाएगा। आप इंट्रोडक्शन में जाकर देखिए, ये आपको मिल जाएगा। अगले नंबर जो प्रश्न मेरा है, प्रश्न नंबर है अज्ञेय जी का जन्म बताइए, जन्म कब हुआ था। पहले जन्म ही बताए हैं, जन्म कब हुआ था, 7 मार्च 1911 को, 13 को, यहाँ पर 9 मार्च 1913 है, 11 मार्च 1915 है, 13 मार्च 1917 है, तो आप कहिएगा कि 7 मार्च 1911 ईस्वी को। जापान के हिरोशिमा नामक नगर पर अणुबम किसने गिराई थी, ये तो बताए हैं, कौन गिराया, अमेरिका वाले ने गिराया। कौन गिराया, अमेरिका वाले ने गिराया। अगले नंबर प्रश्न है, अगले नंबर प्रश्न जो है, अगले नंबर प्रश्न है अज्ञेय का निधन कब हुआ, बताइए। 4 अप्रैल 1983 को, 14 अप्रैल 1985 को, 4 अप्रैल 1987 को, 14 अप्रैल 1989 को, तो आप जाइएगा 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। अगले नंबर है अज्ञेय का काव्य संग्रह है, बताइए काव्य संग्रह। हरी घास पर क्षण भर, ये है। कितनी नावों में कितनी बार, ये भी है। आंगन के पार द्वार, ये भी है। तो आप चले जाइए डी के साथ, सभी है। तो अगला नंबर, अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर। सब्जेक्टिव प्रश्नों की ओर अब कहीं जाइए मत, सब्जेक्टिव को भी क्या कर लीजिए, पूरा कंप्लीट कर लीजिए। और सब्जेक्टिव को क्या कीजिएगा, आप लिखते चलिएगा, क्योंकि लिखने से भी आपका तैयारी और अच्छे हो जाएगा। तो लिखना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप लिखिएगा। और हम आपको एक एक क्या करेंगे, हिंदी के जितने भी चैप्टरें हैं, सारे चैप्टर को हम क्या कर देंगे, एक एक करके पढ़ा देंगे। अभी से जो भी हिंदी का क्लास लाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक ही वीडियो में क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। और जब ये हिंदी हो जाएगा तो आपका फिर हम क्या करेंगे, व्याकरण भी शुरू करेंगे। और सिर्फ हिंदी ही नहीं, इस चैनल के माध्यम से आपको बता दें कि सभी विषयों का एक एक करके क्या हो रहा है, एकदम स्पीड पकड़ा दिया गया है। आप जाइए और चैनल पर जाके प्लेलिस्ट को खोलिए और वहाँ पर एक एक विषय के क्या है, क्लास यानी वीडियो वहाँ पर धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। तो आप एक एक क्लास को देखकर अपना तैयारी को क्या कीजिए, और मजबूत बेहतरीन बनाइए। क्योंकि अब समय कम है, समय कम रहते हुए अगर आप मेहनत अधिक नहीं कीजिएगा तो आपका तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो अभी मेहनत करना बिल्कुल क्या बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अभी से आप समय जोड़ के देख लीजिए, आपके पास समय क्या है, बहुत ही कम समय है। और हम लोग अब इस समय से और भी हम लोग का जो क्लास होगा और स्पीड बढ़ा दिया जाएगा। जो भी क्लास लेकर आए, कोशिश होगा कि एक ही क्लास में पूरा बिल्कुल कंप्लीट, दोबारा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। अब आते हैं हमको इसके सब्जेक्टिव की ओर। सब्जेक्टिव पहला नंबर जो प्रश्न सब्जेक्टिव का हो जाएगा, पहला नंबर जो सब्जेक्टिव है, मनुष्य की छायाएं कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। बहुत आसान है, तो बताएं मनुष्य की छायाएं वहाँ के ज़मीन पर, धरती पर, पत्थरों पर वहाँ पड़ा हुआ था। क्यों पड़ा हुआ, तो वहाँ के एटम बम वहाँ पर गिराया गया था, इसलिए वहाँ पर मनुष्य भाप भर कर जल गया, मर गए हुए थे। देख लीजिए, मनुष्य की छायाएं झुलसे हुए पत्थरों और उजरी सड़कों के ऊपर पड़ी हुई है। क्योंकि ये छायाएं जहाँ पड़ी वहाँ से अब मिटने वाली नहीं है। एक बार जहाँ पर इनकी जो छापे इस बम की वजह से पड़ गया हुआ, वो छापे अब क्या है, मिट नहीं सकती है। अब ये इतिहास का क्या है, हिस्सा बन गया है। आज वर्तमान में अब ये एक इतिहास बन गया हुआ है, एक सबूत बन गया हुआ है। ये हमेशा के लिए वहाँ पर ये छाप क्या हो जाएगा, ये सबूत रहेगा। तो इस तरह आपका जो हो जाएगा सब्जेक्टिव नंबर 1 जो प्रश्न हो गया, इसे भी आप क्या कर लीजिएगा, नोट की जरूर कीजिएगा।
अगला नंबर प्रश्न 2 नंबर जो प्रश्न हो जाएगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वह कैसे निकला। बहुत आसान क्वेश्चन, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान प्रश्न है। कह रहा है कविता में के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज के नाम है, तो सूरज के नाम कथी होगा, ये सूरज एटम बम है। कैसे निकला, तो इतना भी आप बिना देखे भी बता सकते हैं कि यह मिट्टी को क्या किया था, मिट्टी को फाड़ते हुए निकला हुआ था, नगर के चौकों पर से निकला हुआ, चौक से निकला हुआ था। तो देख लीजिए यही बात होगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज एटम बम का प्रचंड गोला है या एटम बम है। इतना तो लिख सकते, इधर आगे का नहीं लिखना है तो ये भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा तो और बेहतर है। तो एटम बम है, ऐसा प्रतीत होता है कि वह क्षितिज से न निकलकर, क्षितिज जहाँ से सूरज निकलते हैं, धरती फाड़कर या मिट्टी को फाड़ते हुए क्या करता है, निकलता है। इस तरह आपका जो हो जाएगा 2 नंबर प्रश्नों का क्या हो जाएगा, जवाब हो जाएगा। आप इसके सब्जेक्टिव प्रश्नों को क्या कीजिएगा, कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। नोट करना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा प्रश्न नहीं लेकर आएंगे हम इसमें, क्योंकि आपके जो परीक्षा में डबल ऑप्शन है तो डबल ऑप्शन के हिसाब से आपका जो प्रश्न होगा हम उतने सारे प्रश्न नहीं लेकर आएंगे। जो ज़्यादातर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी प्रश्नों को लेकर आएंगे जो परीक्षा में डायरेक्ट टकरा जाएगा। इसलिए ढेर प्रश्नों के चक्कर में मत रहिए कि एक में 10-20 करा दे और मालूम पड़े कि 10-20 के चक्कर में ये 2-3 हल्का भी क्या हो गया, जो भी पूछने वाला वो भी साफ हो जाए, तो वैसा नहीं लेकर आएंगे। अगले नंबर प्रश्न 3 नंबर है, प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय क्या है। तो यहाँ पर है, हिरोशिमा में जब बम का प्रहार हुआ तो प्रचंड गोलों से तेज प्रकाश निकला, यानी जब वहाँ पर एटम बम गिराया गया था तो उसमें से एक बहुत आग के जो बड़ा गोला निकला, बहुत भयंकर है, उसमें से एक प्रकाश निकला, वह सभी दिशाओं फैल गया। यानी सभी दिशाओं में वो क्या हो गया, आग का जो गोला था वो फैल गया। इस अप्रत्याशित प्रहार से हिरोशिमा के लोग हतप्रभ रह गए और हक्का बक्का बिल्कुल रह गए। कौन, हिरोशिमा के लोग। किसी को किसी तरह के सोचने समझने, किसी भागने की कोई मौका मिला ही नहीं। उसके आगे है, उन्हें ऐसा लगा कि धीरे धीरे आने वाला दोपहर आज एक क्षण भर में ही क्या हो गया है, जो धीरे धीरे आता है दोपहर का वो सूरज, वो क्षण भर में ही क्या हो गया है, आ गया है और वहाँ के लोगों को कुछ क्षण में ही भस्म करके रख दिया। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 3 नंबर प्रश्न हो जाएगा सब्जेक्टिव का। तीसरे नंबर प्रश्न हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। अगले नंबर जो प्रश्न हो जाएगा प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर मेरा 4 है, छायाएं दिशाहीन सब और क्यों पड़ी है, स्पष्ट करें। तो सूर्य के उगने से जो भी बिंब, प्रतिबिंब या छाया का निर्माण होता है वो सभी निश्चित दिशा में, लेकिन यानी कह रहे हैं कि सूर्य के निकलने से जो मनुष्य का छाया जो बनता है एक निश्चित दिशा में बन जाता है, लेकिन जो ये बम गिरा हुआ था ना, इस एटम बम से किसी भी प्रकार के कोई भी जीव जंतु किसी का छाया बना ही नहीं। देखिए आगे, लेकिन बम विस्फोट से निकले हुए प्रकाश से जो छायाएं बनती है वे दिशाहीन होती है। कोई दिशा, निश्चित दिशा है नहीं, क्योंकि आणविक शक्ति से निकले हुए प्रकाश संपूर्ण दिशाओं में पड़ता है। यानी एटम बम से निकले हुए शक्ति का प्रकाश सभी दिशाओं में पड़ता है। क्या है, बम के प्रहार से नहीं, उसका कोई निश्चित दिशा नहीं है। इससे बम से जो निकलता है जो प्रकाश, उसका कोई दिशा नहीं है। बम के प्रभाव से मरने वालों की छत बिछत लाशें विभिन्न दिशाओं में जहाँ तहाँ पड़ी हुई है। इससे जितने सारे लोग मरे हैं, जिधर जहें तहें क्या है, एकदम बिखरे हुए, मरे हुए, पड़े हुए हैं। उसके आगे है ये लाशें छाया स्वरूप है। यही लाशें क्या है, छाया स्वरूप है, परंतु सभी दिशाओं में फैली होने के कारण दिशाहीन छाया कही गई है। सभी ओर फैले होने के कारण इसे ही क्या कहा गया है, दिशाहीन कहा गया है। तो इस तरह आपके प्रश्न का जो हो जाएगा जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न नंबर आगे है,
अगला नंबर प्रश्न, अगर ये आपको सभी ऑब्जेक्टिव हो सब्जेक्टिव ये सब क्वेश्चन आपको अगर समझ में आ रहा है तो एक लाइक बनता है, आप लाइक कर दीजिए। अगले नंबर प्रश्न हो जाएगा, अगले नंबर मेरा प्रश्न है, हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है? साखी, साखी के मतलब सबूत के रूप में क्या है? तो सबूत के रूप में देख लीजिए, आज भी हिरोशिमा के साक्षी के रूप में अर्थात प्रमाण के रूप में जहाँ तहाँ जले हुए पत्थरों, दीवारों पर पड़ी हुई, या सड़कों भी लिख सकते, सड़क पर भी था पड़ी हुई, यहाँ तक कि पत्थरों पर, टूटी फूटी सड़कों पर मिलिएगा, सड़कों पर, घर की दीवारों पर लाशें के निशान जो मनुष्य मर गए थे उनकी निशान क्या है? छाया के साक्षी है, उनकी छाया के एक साक्षी यानी एक सबूत के रूप में आज भी वहाँ के धरती पर, सड़कों पर, पत्थरों पर, दीवारों पर, टूटी फूटी सड़कों पर, इन सभी जगहों पर है। इस तरह आपका प्रश्न नंबर जो हो जाएगा, ये आपका प्रश्न हो जाएगा 5 नंबर प्रश्न हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न है, प्रश्न नंबर अगला जो मेरा हो जाएगा, ये व्याख्या करना है, थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिए, व्याख्या भी 5 नंबर में आता है, तो आप व्याख्या वाले क्वेश्चन को भी क्या कर लीजिए, अच्छे से देख लीजिएगा कि आपको किसी तरह की कोई दिक्कत परेशानी ना हो सके। तो 6 नंबर प्रश्न में मेरा क्या है? व्याख्या करे, क्या है? व्याख्या करे। तो कौन नंबर में है? एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन सहसा क्या हो गया? सूरज निकला। तो इसकी व्याख्या करना है। तो व्याख्या करने वाले में आप ध्यान रखिएगा कि जहाँ से ये लिया गया होगा उसके नाम लिखिएगा, यह कविता का नाम डालिएगा, उसमें जो लेखक होंगे उनके लेखक का भी नाम डालिएगा। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ करके लिखिएगा, तो सब में ये बात लिखना है आपको। तो देख लीजिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के काव्यखंड, ये जो कविता है काव्यखंड का है। एक अगर होता गद्य खंड से रहता तो आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पर उसको व्याख्या करना होगा, तो वहाँ पर आप गद्य खंड लिखिएगा। तो ये आपको लिखना ध्यान से। गद्य खंड में हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जो कविता का नाम क्या है? हिरोशिमा है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी है। सतीजानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, पूरा भी नाम ये जगह आप लिख सकते हैं। इतना बात आपको ध्यान में रखना है कि जब भी व्याख्या करने की बात करेगा तो आप इतने बातों को लिखिएगा। वह इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि जब अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराया तो पूरा शहर में त्राही त्राही मच गया, पूरे शहर एकदम तबाह हो गया था। लोग गर्मी और तेज प्रकाश से मोम की तरह क्या हो गया था? पिघल गया था। यानी ऐसे पिघल गया था कि जैसे अभी इस तरह है, खड़े हैं, वो भस्म हो चुका था, उसको छूता था तो लोग क्या था? एकदम भस्म हो गया था। यानी सब कुछ बॉडी इसी तरह है, टच उसको छूने के बाद वो क्या था? बिल्कुल भभूत यानी राख हो चुके थे। उसके आगे है, तथा धूप की तरह आग चारों तरफ फैल गई और चारों तरफ विनाश ही विनाश हो गया। यानी ऐसा नहीं कि आसपास के लोगों को सिर्फ नुकसान हुआ, उसके आसपास जितने सारे लोग थे, लोग के साथ साथ जानवर हो, पेड़ पौधे, जो भी संपर्क में आए सभी को विनाश करके रख दिए। तो इस तरह ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा व्याख्या करने वाले का पहला का आंसर हो गया। इस तरह आप जरूर ध्यान रखिएगा, सब जो भी व्याख्या करने वाले आएगा ध्यान रखिएगा। प्रस्तुत पंक्तियाँ, पाठ्य पुस्तक हिंदी के ये काव्यखंड और इस कविता के नाम डाल के हिरोशिमा और इसके लेखक के नाम, इतना बात आप ध्यान में जरूर रखिएगा। अगले नंबर है जो व्याख्या है, काल सूर्य के रथ के पहियों के क्यों टूटकर बिखर गए हो दसों दिशा में। तब प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ के काव्यखंड में हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि इस नगर के मध्य में यानी बीच में ऋतु रूपी सूर्य का टूटा हुआ भाग था। बम फटते ही विनाश का पदार्थ दसों दिशा में मौत बनकर नाचने लगा। यानी मानो न दसों, एक नगर के बीच में क्या हुआ? एक बम आया और उस बम गिरने से क्या हो गया? सभी ओर क्या होने लगा? विनाश के कारण विनाश
दसों दिशा में मौत के क्या हो गया, मौत बनकर नाचने लगा, यानी सभी लोगों को ऊपर मौत क्या हो गया, मंडराने लगा और मर भी गया वो लोग। ये हो जाएगा आपका, ये ख नंबर हो गया व्याख्या करने का, ख नंबर क्वेश्चन हो गया। अगला आते हैं, अगले नंबर प्रश्न है, मानव का रचा हुआ सूर्य मानव को ही भाप बनाकर क्या हो गया, सोख गया। मानव का बनाया हुआ परमाणु बम किसको नुकसान कर गया, मानव को ही अच्छे से एकदम मिट्टी में मिला के एकदम राख बना के रख दिया हुआ है। तो वही बात फिर से व्याख्या है, तो उसी तरह लिखेंगे। प्रस्तुत पंक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य के काव्य खंड में हिरोशिमा शीर्षक से लिया गया है, जिसके लेखक सच्चिदानंद जी है। लेखक इस पंक्ति के माध्यम से यह बताना चाहते हैं। अब एक आगे इतना लिखने के बाद ना अब क्या कीजिएगा, इसका जो अर्थ होगा वो उस अर्थ को लिखिएगा। वही बात इसमें सब में है, इतना लिखना है, उसके बाद इसके अर्थ को लिखा गया है कि मानव जिन बमों को अपना आदर्श मानता था, यानी मानव ने जिनको अपना आदर्श मान के बम बनाया था, वह सूर्य का प्रकाश मानव का विनाश बनकर मानव को ही मोम की तरह एकदम पिघला दिया, मोम की तरह पिघला दिया। इस तरह आपका क्या हो जाएगा, मानव का बनाया हुआ जो सूरज है मानव को ही क्या कर दिया, भाप बनाकर मानव को ही मोम की तरह पिघला कर क्या हो गया, ख़त्म कर दिया। इस तरह आपका जो हो गया ये हिरोशिमा कविता भी पढ़ लिए, इसके ऑब्जेक्टिव भी सारे कर लिए और सब्जेक्टिव भी कर लिए। अगर आपको ये वीडियो समझ में अगर आया, अच्छे से समझ में आ गया, तो ज़रूर एक बार अंत में यही कहेंगे कि आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो समझ में आया कि नहीं आया। अगर ये आ गया तो ज़रूर एक बार हम आपसे फिर से कहेंगे कि चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, अगले वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए इतना ही।